हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रोवायलेंट और इलेक्ट्रोवायलेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से उसमें जो मेन पॉइंट्स है और उनके इलेक्ट्रोवायलेंसी कितनी होती है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड होता क्या है, लैटिस एनर्जी वगैरह सारे हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आएंगे कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ये वेरी सिंपल जो है कह सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से फॉर्मेशन हो उस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और ये कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होंगे, सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये टी है, सॉरी मैं इसको ठीक से लिख दूं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो 3 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। सिंगल कोवैलेंट 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। और डबल कोवैलेंट में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और ट्रिपल कोवैलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन्स का 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट अगर मैं ले लूँ यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, मैं सबका एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सिंगल कोवैलेंट के लिए सपोज H2 ले लिया, Cl2 ले लिया, HCl ले लिया, बहुत सारे हैं। ठीक है, H2O है, इन सब में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। डबल कोवैलेंट की बात करें तो CO2 आ जाएगा, और भी है CO2, नेक्स्ट SO2 मैं इसमें ले सकता हूँ, और भी बहुत सारे हैं। इसमें ट्रिपल कोवैलेंट की बात करें तो N2 है, तो N2 के बीच क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। सपोज कि नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग करेंगे तो ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो 3 का शेयरिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे डबल कोवैलेंट में 2 के शेयरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इधर। ठीक है, और इनके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से यहाँ भी 2 और 2 4 6। ठीक है, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ईच ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की कार्बन से शेयरिंग करेगा। और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी दोनों मींस ईच ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट मैं इधर H2 की अगर बात करें तो ये दोनों के पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना डुएट ही कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ये 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट में यानी कि अपने पास ये नहीं रख सकता है, तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग किया तो अपना डुएट कंप्लीट कर लिया और फाइनली H बॉन्ड बना लिया। ठीक है, सिमिलरली HCl में है, तो सपोज HCl में लिया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, यानी हाइड्रोजन के पास अगर देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s1, और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से 1s2, 2s2, 2p,
6 और 3s2 और 3p5। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसको इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और क्लोरीन यहाँ पे और डॉट से भी किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन तो अपना डुएट ही कंप्लीट करेगा, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया और फाइनली ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से H और Cl के बीच क्या बन गया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है। अब अगर इस बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर में यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन किधर ज़्यादा शिफ्ट करेंगे? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ। मीन्स क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कह सकते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन एटम इन HCl मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शनल नेचर दे रहा है, डायरेक्शनल कैरेक्टर दे रहा है, क्योंकि जो है फोर्स फाइनली जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा क्लोरीन के तरफ ज़्यादा लगेगा, यानी क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने तरफ खींच रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, यानी कोई बॉन्ड क्यों बन रहा है किसी मॉलिक्यूल्स में? तो इनिशियली ऑक्टेट रूल को अगर देखा जाए, ऑक्टेट रूल, तो ऑक्टेट रूल का कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इसका ये कहना है कि इनिशियली ये देखा गया कि नोबल गैसेस के पास जो है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम, तो इसीलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। बट अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, उनके आउटर मोस्ट सेल में इस तरह के सिचुएशन नहीं होते हैं, इस तरह के 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होते हैं, और इसीलिए वो अदर एलिमेंट से, अदर एटम से इंटरेक्शन करते हैं और बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं फाइनली। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑक्टेट रूल में कि इनिशियली it was thought that the noble gases, और इसी को इनर्ट गैस भी हम लोग बोलते हैं, noble gases have 8 electrons, gases have 8 electrons, 8 electrons in their outermost cell or orbit, in their outermost orbit, so they do not participate in the chemical reaction, ठीक है। They do not participate in the chemical reaction or bond formation or chemical bonding, but other elements other atoms of elements have no other atoms of elements
have no this stable configuration, stable configuration, okay, but other elements have no this stable configuration. So they also try to attend this stable configuration, by loss or gain of electron, or by sharing of electrons. ठीक है, तो यही कॉज है कि कोई एटम्स जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए टेंडेंसी रखता है, यानी लॉस गेन करता है, लॉस गेन करके अपने आउटर मोस्ट में स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेंड करता है, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करता है या शेयरिंग करके करता है, और फाइनली अपनी जो है कन्फिग्रेशन को स्टेबल करता है, यानी ऑक्टेट को पूरा करता है, अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, और इसीलिए एक्सेप्ट हीलियम गैसेस, एक्सेप्ट नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, अदर एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बट नोबल गैसेस पार्टिसिपेट नहीं करता है. ठीक है, ये है ना, इसमें नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. एक्सेप्ट, यहाँ पे थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी, एक्सेप्ट हीलियम. एक्चुअली हीलियम का आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लिया. द नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स in their outermost shell except helium, so they do not participate in the chemical reaction, but other atoms of elements have no this stable configuration of 8 electrons in their outermost shell. Okay, so they also try to attain this stable configuration or 8 electrons in their outermost shell by loss of electron or gain of electron or by sharing of electrons. ठीक है, और इसी के बेस पर डिसाइड किया गया कि कोई एटम्स दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी रखते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन बनाते हैं, बट नोबल गैसेस नहीं बनाता. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं. सपोज कि मैं यहाँ पे H2SO4 ले लिया, ठीक है, या CO2 ले लिया, H2O ले लिया, तो इन सब की अगर कोवैलेंसी की बात करें तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कितने कोवैलेंसी हो सकती है. तो कार्बन का मैं देखा कि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो कार्बन को 8 चाहिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स को जरूरत पड़ेगी, जिससे कि 4 हैं तो 4 और इनको लेना पड़ेगा. तो इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया. ऑलरेडी इनका अब क्या हो गया, 8 आ गया, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी आपस में क्या कर लिए, 2-2 का शेयरिंग कर लिए, और फाइनली यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया. अब इसका डॉट स्ट्रक्चर दिखानी है तो यहाँ पे जितने जो बचे हुए उनको आप दिखा सकते हो. ठीक है, और इसमें तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं. ठीक है, इसी तरह से अदर केस में भी
तो कोवैलेंसी क्या होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंसी हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के लिए, सिमिलरली हम लोग कोवैलेंसी फॉर कोवैलेंट कंपाउंड के लिए देखेंगे। तो कोवैलेंसी का मीनिंग कि नंबर ऑफ the number of covalent bonds formed, the number of covalent bonds formed around an atom is called covalency of that atom, ठीक है। यानी किसी एटम के अराउंड कितने कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं वही उनकी कोवैलेंसी होगी, उतनी ही कोवैलेंसी होगी, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स के इक्वल। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम, ठीक है। तो आप जो इच्छा करें आप लिख सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल देख रहा हूँ यहाँ पे, सपोज कि मैं CO2 अभी मैं लिया था, तो यहाँ से हम लोग देखे थे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो 4। यानी एक एटम अगर कार्बन का कोवैलेंसी देखें हम, कार्बन इन कोवैलेंसी ऑफ क्या कार्बन, तो कार्बन की कोवैलेंसी 4 हो जाएगी। एक्चुअली इसकी जो है टोटल मैं देखूँ तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो कोवैलेंसी 4। या ये भी बोल सकते हैं कि कार्बन के अराउंड टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसीलिए इनकी कोवैलेंसी 4 हो जाएगी। और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितने 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विल बी 2, ठीक है। H2O की अगर मैं देखूं तो यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, इस तरह का इसका होता है शेप। तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी 2, ठीक है। एक ऑक्सीजन अपने अराउंड टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है, तो 2 बॉन्ड्स बना रहा है, मीन्स कोवैलेंसी 2, और हाइड्रोजन के 1। और भी जैसे PCl3 या PCl5 मैं ले लूँ तो यहाँ पे, या SF6 भी है, तो इनकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो ये कोवैलेंसी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो फास्फोरस यानी PCl3 के लिए Cl, तो एक फास्फोरस अपने अराउंड टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स 3, यानी फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 और क्लोरीन की कोवैलेंसी 1। नेक्स्ट अगर मैं PCl5 की बात करूं तो PCl5 में फास्फोरस Cl, ठीक है, कितने हो गए 3, 2, 5, ठीक है। तो फास्फोरस की यहाँ पे कोवैलेंसी 5 हो गया और क्लोरीन की कोवैलेंसी 1। SF6 में यहाँ पे सल्फर F, तो सल्फर की कोवैलेंसी 6 हो गई और फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1, ठीक है। तो जनरली अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट में लिख लूँगा कि जनरली जो कोवैलेंसी देखी जाती है तो वो फिक्स होती है, बट कुछ एलिमेंट्स जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं उनकी कोवैलेंसी वेरिएबल होती है, यानी एक से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जनरली कोवैलेंसी
यानी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे जनरली वैलेंसी ऑफ एन एटम, जनरली वैलेंसी ऑफ एटम्स are fixed. Valency of atoms are fixed, but the atoms which has vacant d orbitals, which has vacant d orbitals are present vacant d orbitals are present, they have more than one they can show variable valencies, ठीक है। यानी वैसे एटम्स की अगर देखा जाए तो वैलेंसी तो फिक्स होती है, वैलेंसी पे ही कोवैलेंसी डिपेंड करता है। बट कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, उनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें फास्फोरस का क्या है 3 भी शो कर रहा है, 5 भी आ रहा है, सल्फर का 6 भी आ रहा है, 4 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आ रहा है फास्फोरस का, यहाँ पे फास्फोरस की 5 आ रही है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेंसी यहाँ पे शो कर रहे हैं, मीन्स कोवैलेंसी डिफरेंट आ रहा है एक ही एटम का। तो वो रीजन क्या है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स दे कैन शो वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड देख ले। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग डेटी बॉन्ड भी कहते हैं। तो सपोज कि ए कोई एटम है और दूसरा एटम बी है, तो यहाँ पे मैं ले लिया कि बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है और ए के पास ऑलरेडी जो है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब ये क्या, बी को तो 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कमी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो अब इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या करेगा, एक लोन पेयर अगर बी को डोनेट कर दिया और बी एटम कंप्लीटली उसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और ये डोनेट किया, तो इससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कोवैलेंट बॉन्ड बना। यही बॉन्ड्स जो हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल क्या है, हेडेड एरो से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ए एटम क्या हो गया, डोनर एटम्स, इसको हम लोग डोनर एटम्स बोलेंगे, डोनर एटम। और ये हो गया एक्सेप्टर एटम, यानी लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर एटम हुआ और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स लोन पेयर डोनेट करने वाले को हम लोग डोनर एटम्स बोल रहे हैं,
और डोनेटिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आखिर में ऐसा बनता क्यों है और इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डोनेटिंग एक्सेप्टिंग होती है, बट हम लोग इसके पहले लुईस एसिड बेस पढ़ लेंगे। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, लुईस एसिड, ठीक है, और लुईस बेस। तो लुईस एसिड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं, एक्सेप्टर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो सकता है? जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो BCl3 हो गया, BF3 हो गया, BeCl2 हो गया, ठीक है, और भी हैं, AlCl3 है। तो ये जितने भी हम कंपाउंड्स देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ये सभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। मीन्स इनकी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स और कंपाउंड्स। फाइनली कंपाउंड बना चुके हैं, फिर भी जो इनके पास ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। सपोज कि मैं इसी को ले लिया BCl3, तो यहाँ पे देखो तो ऑलरेडी इनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और तीनों क्लोरीन से एक एक का शेयरिंग किए हैं, बट इनके पास अभी क्या है? टोटली 6 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स एंड दिस इज कॉल्ड लुईस एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो लुईस एसिड के लिए नेक्स्ट पॉइंट, सम केटायंस some cationic species act as लुईस एसिड। ठीक है, तो कैटायनिक स्पीशीज भी कुछ जो है प्रेजेंट है जो कि लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। जैसे मैं H+ ले लिया, ये लुईस एसिड है, इनके पास क्या है? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी वो रिलीज कर चुके हैं, मीन्स पूरा खाली है। ठीक है, कंप्लीटली खाली है, तो लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। Cl+ हो गए, Br+ हो गया, I+ हो गया, तो ये जितने भी इस तरह के आयंस है वे सभी लुईस एसिड की तरह काम करेंगे, लुईस एसिड होंगे। नेक्स्ट अगर मैं अगला कंपाउंड देखूं तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, वे तो नहीं होंगे, वो चले जाएंगे लुईस बेस में। compound containing transition, compound containing transition elements, compound containing transition elements, as for example Cu+, Zn2+, Cu+ या Cu2+ दोनों में एग्जिस्ट करता हूँ, Fe+, Fe2+,
Fe3 प्लस एटसेट्रा। तो इस तरह के कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जो किसी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है तो लुईस एसिड की तरह एक्ट करेंगे, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है एटम्स compound containing the elements which have vacant d orbitals act as Lewis acid। ठीक है, दैट इज कह सकते हैं कि vacant d orbitals, vacant d orbitals compound वैसे कंपाउंड जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो तो वे सभी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। सपोज कि मैं PCl3 ले लिया, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट NH3 लिया, इसमें भी हम लोग NH4 प्लस लिख सकते हैं, तो क्या ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा? ये लुईस एसिड काम नहीं करेगा, ये सभी करेंगे। यहाँ अमोनिया में ले लिया NH3, नेक्स्ट लिया PCl5, ठीक है, PCl5 में ले लिया, SF4 ले लिया। तो इनको हम लोग देखते हैं अभी एक एक करके जी क्या है लुईस एसिड होंगे सभी। सपोज कि मैं PCl5 लिया, तो PCl5 या PCl3, तो इसमें फास्फोरस के पास क्या है 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p3, यही है लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या देख रहे हैं, थर्ड सेल में sp तो है ही, d भी आएगा, तो d इनका कंप्लीटली क्या है वैकेंट है, अभी तो p में ही 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये थर्ड सेल में d आता है, यानी वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, दैट इज कह सकते हैं कि PCl3 क्या करेगा, लुईस एसिड का काम करेगा। अगर मैं NH3 की बात करूं तो इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 2s2 और 2p6 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें सेकंड सेल इसका लास्ट सेल है, सेकंड के एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड सेल में सेकंड ऑर्बिट में d ऑर्बिटल्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लुईस एसिड का काम नहीं करेगा, यानी हम लोग NH3 की बात करें ये लुईस एसिड नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ड्यू टू absence of vacant d orbitals, due to absence of vacant d orbital in नाइट्रोजन एटम NH3 ठीक है, NH3 यानी नाइट्रोजन एटम्स अमोनिया NH3 डू नॉट शो, इधर लिखना पड़ेगा, सो लुईस एसिड यहीं पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इधर जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन अमोनिया यानी कि NH3 डू नॉट शो लुईस एसिड, लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर मैं PCl5 की बात करूं तो PCl5 में फास्फोरस है, और फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में क्या है 3s2 और 3p3, तो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। SF6 या SF4 में
सल्फर के पास भी 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके पास भी 3s2 और 3p4 हैं, यानी 16 इलेक्ट्रॉन, तो 3p4 हो जाएगा। इनके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, मीन्स ये भी क्या करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये लुईस एसिड के लिए कंडीशन है। सेकंड मैं ले रहा हूँ कि लुईस बेस, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि लुईस बेस किसको हम लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स जो होंगे लुईस बेस कहे जाएंगे, लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मीन्स कहने का कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज आर कॉल्ड लुईस बेस। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अमोनिया ले लिया था, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। H2O मैं ले लिया, ये भी है। ठीक है, और दूसरा मैं अगर कार्बन मोनोऑक्साइड CO ले लिया, ये भी है। ये सभी जो है लुईस बेस की तरह काम करेंगे। SO2 मैं ले लिया, इनके पास भी हैं, और भी बहुत सारे हैं। अमोनिया को मैं अगर देखूं तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऐसे एक प्रेजेंट है और ये HHH। ठीक है, अब यहाँ से अगर H प्लस आया, यानी कि लुईस एसिड जो अभी हम लोगों ने देखा था H प्लस लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा और फाइनली क्या बना लेगा, NHH और यहाँ भी H, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, अमोनियम आयन बना लिया। तो यहाँ अगर मैं इसकी कोवेलेंसी देखूँ तो कोवेलेंसी नाइट्रोजन का कितनी है, 3 है, बट यहाँ पे कोवेलेंसी की अगर बात करूँ तो ये कोवेलेंसी कितना, यहाँ पे कोवेलेंसी नाइट्रोजन का 4 हो गया। तो देख रहे हो आप यहाँ पे किस तरह से वेरिएबल है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल है, इसके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये एक जो है कोवेलेंसी यहाँ पे चेंज कर रहा है, डिफरेंट आ रहा है। नाइट्रोजन का 3 और अमोनिया में, जबकि यहाँ पे अमोनियम आयन में 4 आ रहा है, यानी डिफरेंट आ रही है। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी वाले शो कर रहा है। ठीक है, H2O की अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर प्रेजेंट है। ये H2O का यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये भी लुईस बेस की तरह काम करेंगे, यानी ये भी लुईस बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, लुईस बेस ये भी हो जाएंगे, अमोनिया भी हो जाएगा, H2O, CO और SO2, इन सभी में अगर देखें तो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, ये डोनर ग्रुप है और ये लुईस बेस इनको हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है लुईस बेस, तो एनायंस। जिस तरह से वहाँ पे केटायंस जो है, केटायनिक स्पेसीज लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, यहाँ पे एनायनिक स्पेसीज लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। सपोज कि मैं X माइनस लिया, X माइनस यानी कि Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सभी लुईस बेस की तरह काम करेंगे। दूसरा हम लोग CO3 2 माइनस, OH माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, तो ये सभी जो है एनायनिक स्पेसीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज की तरह बिहेव करते हैं, मीन्स लुईस बेस इनको हम कहेंगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग देख लें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग से होता है, और फाइनली जो बॉन्ड बनाता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से, दैट विल बी कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिया था अमोनिया, तो इनके पास जो लोन पेयर्स है वो H प्लस को डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे H प्लस क्या हो रहा है, तो लुईस एसिड हो रहे हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं।
तो इनको हम लुईस एसिड बोल रहे हैं, और ये लुईस एसिड हो गया और ये लुईस बेस हो गया। ठीक है, तो ये फाइनली जो कंपाउंड बना रहा है अमोनियम आयन NH4 प्लस बना रहा, और ये लुईस एसिड बेस से फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है इसके पास, और इनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीड है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, लुईस एसिड बेस यानी रिएक्शन किया, तो ये अमोनियम आयन का फॉर्मेशन किया, और फाइनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन लुईस बेस donates its lone pair and Lewis base donates its lone pair to the Lewis acid then a bond is formed between them, which is called dative bond और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो जब लुईस बेस अपना लोन पेयर को या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लुईस एसिड को डोनेट करता है, तो उससे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि H2SO4 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर मुझे ड्रा करनी होगी। तो स्ट्रक्चर यानी सल्फर इसमें सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं यहाँ पे, तो कहीं भी मैं यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और ईच ऑक्सीजन का भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मीनिंग कि हर एक ऑक्सीजन एटम को 2-2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यानी कमी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो एक एक का आपस में यहाँ से शेयर कर लेंगे, और यहाँ भी एक एक का शेयरिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑलरेडी सल्फर का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, बट ऑक्सीजन का किसी का भी नहीं हो पाया, तो 2 हाइड्रोजन है वो भी अपना डुएट कंप्लीट करेंगे, तो इसके साथ ये एक शेयरिंग कर लिया, और यहाँ भी इसके साथ एक शेयरिंग कर लिया। तो अब इन 2 ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, और सल्फर का भी हो गया, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये 2 ऑक्सीजन एटम बचे हुए हैं, तो ये 2 लोन पेयर सल्फर के पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अब ऐसे भी स्टेबल है, बट अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यानी अगर लोन पेयर डोनेट कर देता है ऑक्सीजन एटम को, तो 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे, और इससे इनकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे तो ऑलरेडी स्टेबल हैं ही सल्फर भी, लेकिन जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं उतनी ही मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए क्या कर लेंगे, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देंगे और दूसरा इसको दे देंगे। तो फाइनली यहाँ से सल्फर और ऑक्सीजन के बीच क्या बन गया, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो एक ही मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट भी बन रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स भी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल्स में एक ही टाइप्स के बॉन्ड्स बनेंगे, नहीं, ये डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग ने देखा। नेक्स्ट अगर HNO3 में मैं देखूँ
तो यहाँ भी कितने बॉन्ड्स बनेंगे, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट में होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम है, मैं यहाँ पे रख लिया 3 ऑक्सीजन एटम। तो अब एक एक का यहाँ पे शेयरिंग करा दिया इन दोनों का, ये 7 हो गया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये यहाँ पे एक, तो इसका मीनिंग कि एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के साथ मैं इसको शेयरिंग करा दूँ तो हाइड्रोजन अपना डुएट कंप्लीट कर लिया, ऑक्सीजन का 8 हो गया और नाइट्रोजन का भी 7 हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ इसके साथ अगर डबल का शेयरिंग करा दूँ, ठीक है, तो अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन तब तक वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट नहीं कर सकता जब तक कि उसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यही एक ट्रिक हम लोग इससे स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। नाइट्रोजन अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, वैसे ही पड़ा हुआ है एक लोन पेयर, तो ये क्या कर सकता है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन की इससे ऑक्टेट को कंप्लीट करा सकता है। तो ये क्या बन गया, नाइट्रोजन के अराउंड, नाइट्रोजन में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, एक डबल बॉन्ड बना लिया और एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल, ये यानी इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड या कह सकते HNO3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, अदर सिंगल कोवलेंट बना रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग देख लें। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो इसके लिए कुछ कंडीशन और रूल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर represented by dot. Electrons are represented by डॉट, सिंपली हम लोग इस तरह से, और क्रॉस, ठीक है, इस तरह से। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग या तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो इसका मेन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रूल है। दूसरा हम लोग लिखे, यानी मेन रूल ये हम लोग लिखे कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन including the charge, including the charge including the charge in the given species, including the charge in the given species, ठीक है। यानी जो भी स्पीसीज दिया हुआ रहेगा, आयनिक स्पीसीज हो या न्यूट्रल हो, उनमें हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लेंगे। चार्ज के साथ अगर चार्ज है तो उसको उसमें भी काउंट कर लेंगे, और चार्ज नहीं है तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे और उसको हम लोग N1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड रूल है कि फाइंड आउट द
फाइंड आउट द N2। अब N2 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? N2 निकालने के लिए रूल है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N2 मीन्स N2 इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ H एटम्स यानी हाइड्रोजन एटम्स प्लस 8 इंटू अदर एटम्स। ठीक है, ये रूल है सेकंड पॉइंट का, सेकंड रूल है यानी कि N2 कैलकुलेट करने का। सपोज कि मैं एक एग्जाम्पल लिया, NO2 प्लस ले लिया, या बहुत सारे हैं SO4 2 माइनस ले लिया, SO4 2 माइनस, या NO3 माइनस, कोई भी एक ले लिया। इसमें NO2 मैं ले रहा हूँ और इसके लिए N1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, मीन्स N1 का यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N1 मीन्स टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये कैटायनिक स्पीशीज है, तो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? एक ऑक्सीजन का 6, तो 2 के लिए 12 प्लस नाइट्रोजन के लिए 5 17, और एक पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स अगर पॉजिटिव है तो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, निगेटिव रहेगा तो ऐड कर लेंगे। तो एक स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, 5 हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए, और 2 इंटू 6 और -1 कितना हो जाएगा? 16, यानी N1 16 आ गया। N2 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हाइड्रोजन एटम्स 0 हैं, तो 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 0 प्लस 8 इंटू अदर एटम्स 3, तो यानी 24 हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे यानी कि थर्ड रूल N3 कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट N3 means calculate the number of shared electrons। N3 जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, दैट इज N3 हो जाएगा। N3 इक्वल्स टू N2 माइनस N1। ठीक है, तो इस तरह से इस स्पीशीज के लिए N3 कितनी आ जाएगी? तो N2 माइनस N1 दैट इज 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलेंगे और यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स या नंबर ऑफ ऑक्टेट्स इसको बोल सकते हैं, ऐसी के लोग बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं। तो वो कितने हो जाएंगे? तो N3/2, ठीक है, जो भी आएंगे यानी कि 4 आ जाएंगे, जितना है उसका हाफ कर लेंगे। तो N3 मुझे यहाँ से मिल गया और नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी मिल गए, मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड्स बनेंगे। और फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ रूल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज N4, यानी N4 कैलकुलेट करने के लिए है N1 माइनस N3। ठीक है, N4 कैलकुलेट करनी है तो N1 माइनस N3 करनी पड़ेगी, N1 माइनस N3। N1 कितनी थी? 16 और N3 आ गई 8, मीन्स कितना? 8 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लोन पेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे? तो N4/2 दैट इज, सॉरी यहाँ पे N4/2, तो N4/2 यहाँ से आ गया 4। ठीक है, अब फिफ्थ रूल है कि टेक एज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हम लोग को चूज करना होगा। ठीक है, फिफ्थ रूल है कि सेंट्रल एटम को चूज करना होगा। और सेंट्रल एटम हम किसको कंसीडर करेंगे? तो सेंट्रल एटम लीस्ट
लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होंगे कंपाउंड्स में या मॉलिक्यूल्स में और आयंस में, उसी को हम लोग सेंट्रल एटम कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और हम इसको बोल सकते हैं लिस्ट नंबर ऑफ एटम्स present, list number of atoms present in given species। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स और आयंस में जो मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हम लोग सेंट्रल एटम कंसीडर करते हैं, या लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को सेंट्रल एटम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये 5th रूल हुआ, और इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग जो है जो कैलकुलेशन किए हैं, जो रूल्स है, उसके बेस पे हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। एक नोट पॉइंट में यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हाइड्रोजन नेवर टेकन एज सेंट्रल एटम, ठीक है, बिकॉज इसके पास जो है एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज बनाते हैं। ये अपने अराउंड 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यही रीजन है जिसकी वजह से हम लोग हाइड्रोजन को कभी भी सेंट्रल एटम कंसीडर नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं। ठीक है, और लास्टली जो हम लोग निकालेंगे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मल चार्ज यानी 6th रूल क्या हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज, नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है कैलकुलेट the formal charge on each atom। ठीक है, और ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का रूल क्या है, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दैट एटम। ठीक है, जिस एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करनी है उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, माइनस करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, उस एटम के अराउंड कितने टोटल बॉन्ड्स बन रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम बोल सकते हैं कि -2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। यही है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फार्मूला। ठीक है, रूल्स। ठीक है, और यहाँ से हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं और करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे। एज फॉर एग्जाम्पल मैं जो NO2 लेकर चला था उसको मैं ले रहा हूँ। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे कि N1 कितनी आ रही थी 16, N2 कितनी आ रही थी तो 24, और N3 जो कि कितना आ गया है N2 - N1 8। तो इस तरह से बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं तो 4 बन रहे हैं। ठीक है, और N4 की अगर बात करें तो N4 आ जाएगा N1 माइनस कितना हो जाएगा N3, तो 16 - 8 यानी कि N4 आ गया 8, और लोन पेयर फाइनली यहाँ पे कितना 4 हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर ले। सेंट्रल एटम क्या है नाइट्रोजन, और अदर एटम्स 2 ऑक्सीजन हैं, तो कहीं भी मैं इधर रख लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आए हैं 4, तो मैं जितने बॉन्ड्स आया है कैलकुलेशन से उसको अरेंज कर लिया। फिर विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर ईच एटम का ऑक्टेट को मुझे कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक एटम के राउंड यानी 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन के राउंड 4 बॉन्ड्स मीन्स 1 बॉन्ड्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स
जो है नाइट्रोजन के पास अवेलेबल हैं, मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 2 बॉन्ड्स हैं, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे मुझे 2 लोन पेयर्स यहाँ पे रखना होगा और 2 लोन पेयर्स मैं यहाँ रख लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितने लोन पेयर 4 जो यहाँ पे बैलेंस है और बॉन्ड्स 4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, 4 इलेक्ट्रॉन 8, यानी ईच ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन पे मैं फॉर्मल चार्ज निकाल लूँ, एक पे निकाल लेता हूँ तो दोनों पे पता चल जाएगा। तो 6 माइनस बॉन्ड्स कितना, बॉन्ड्स आया 2 और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 यानी कि 0। दोनों ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज आएंगे, तो 0 चार्ज कैंसिल आउट हो रहा है। नेक्स्ट नाइट्रोजन की बात कर ले तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स 4, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 यानी कि +1, ठीक है, +1 आ रहे हैं। तो इस तरह अगर देखें तो नाइट्रोजन पे कितने चार्ज आ गया, +1 फॉर्मल चार्ज +1, और इन सब पे 0 0, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो था वो दे दिया है, रिलीज कर दिया है। और यही तो मुझे चाहिए था, यहाँ पे NO2+ जो कि फाइनली मुझे मिल गया, बैलेंस हो गया, और यहाँ पे NO2+ का स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर NO2+, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट एक हम लोग और ड्रा कर लेते हैं किसी दूसरे आयंस का या स्पीसीज का। सपोज कि मैं CO2 ले लिया, तो इसमें N1 अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कितना, 12 + 4 16 आ जाएंगे। N2 अगर कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा, यानी कि 8 × अदर एटम्स यानी 24। फिर N3 मैं कैलकुलेट कर लिया तो कितना आ जाएगा, यानी N2 - N1 8 हो जाएंगे, मीन्स बॉन्ड पेयर कितना 4। N4 अगर मैं कैलकुलेट कर लिया तो कितना हो जाएगा, यानी कि N1 - N3 यानी 8, ठीक है, और लोन पेयर आ जाएंगे फिर 4 यहाँ पे। तो सिमिलर केस आ रहा है NO2+ जैसा। तो यहाँ भी हम लोग CO2 में देखें तो सेंट्रल एटम कार्बन है और ऑक्सीजन का 2 एटम है, बॉन्ड्स कितने आए हैं 4, इसको मैं अरेंज कर लिया। लोन पेयर कितने हैं 4, तो कार्बन का तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 4 यहाँ पे थे, 4 शेयर किया 8 हो गया। अब नेक्स्ट मैं ऑक्सीजन के लोन पेयर के हेल्प से ऑक्सीजन का ऑक्टेट को मैं कंप्लीट करा दिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 6 - 2 और -4, यहाँ भी 0 आ जाएंगे। और कार्बन के अगर देखें तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज 4 और माइनस बॉन्ड्स कितने 4 और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, दैट इज 0। तो ओवरऑल इस पे जो है 0 और मॉलिक्यूल्स भी कैसा है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ओके।